अभी तक आपने सुना, दोनों एक साथ अपनी नज़रों को इधर उधर घुमा रहे थे कि दोनों की नज़रें एक जगह पर ठहर जाती हैं, क्योंकि इनकी नज़रें एक दूसरे पर पड़ चुकी थी और दोनों एक दूसरे को सामने से देख रहे थे। दोनों के बीच एक दूरी थी और लोग बीच में से आ रहे थे। साथ ही इन दोनों के फेस पर मास्क भी था, एक मास्क और दूसरा बीच में आ रहे जो लोग, जिससे ये एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। तभी रुद्राज के कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो पलट के देखता है तो सम्राट था। सम्राट, ब्रो चले, स्वराज अंकल मिल गए हैं। रुद्राज, हाँ, इतना बोल वो उसके साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं एकदम एक बच्चा आकर सिदीक्षा की कमर पर लिपट जाता है और सिदीक्षा नीचे देखती है और वो बच्चा छोटू ही था। सिदीक्षा मास्क उतार कर मुस्कुरा के उसकी गाल छूकर बोली, मिस्टर छोटू। छोटू मुस्कुराकर, यस, एंड आई एम सो हैप्पी गर्लफ्रेंड कि आप फाइनली आ गई। आई एम वेरी मिस यू। ये सुन सिदीक्षा बस मुस्कुरा देती है। तभी सिदीक्षा को एक आवाज़ आती है, फाइनली मेरी प्रिंसेस आ ही गई। सिदीक्षा उसे पलक झपकाते हुए देख रही थी, जो कि रूहान था। रूहान आकर उसे अपने गले से लगाकर कहता है, कैसी हैं? सिदीक्षा आंखें बंद करके, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रूहान उसे देखकर, मैं भी ठीक ही हूँ। तभी छोटू बोला, मुझसे कौन पूछेगा? ये सुन सिदीक्षा और रूहान उसे देखकर एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा देते हैं। सिदीक्षा उसके सामने नीचे बैठकर, ओके सॉरी, तो बताओ कैसे हो आप? छोटू सैड सा मुंह बनाकर, एक गर्लफ्रेंड के बिना उसका बॉयफ्रेंड कैसा होगा? क्या आपको ये भी नहीं पता? ये सुन सिदीक्षा उसे हैरानी से देखती है। वहीं रूहान को हंसी आ रही थी, पर वो कंट्रोल कर लेता है। सिदीक्षा रूहान को देखकर, इसका प्यार तो वक्त के साथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। रूहान नॉर्मल होके, और उसका भी। ये सुन सिदीक्षा के चेहरे पर खामोशी छा जाती है। तभी छोटू फिर से, उसका? और कौन है? सिदीक्षा उसे देख, कोई नहीं, वैसे आप ये बताओ कि आपने मास्क में कुछ मुझे पहचाना कैसे? छोटू रूहान की ओर उंगली कर, ये आप मामू से पूछो, इन्होंने ही मुझे बताया कि आप गर्लफ्रेंड ही हो। सिदीक्षा रूहान को देखा, तो भाई आपने मुझे कैसे पहचाना? रूहान उसका हाथ पकड़कर उसे दिखाते हुए, सिंपल, तेरे इस रुद्राज के ब्रेसलेट को देखकर, जो तू हमेशा पहनती है, एंड ये एक तरह से तेरी दूसरी दूसरी आइडेंटिटी है जिससे तुझे पहचाना जा सकता है। ये सुन सिदीक्षा उस ब्रेसलेट को छूकर देखने लगती है। रूहान, ओके, तो डेड मिस साइलेंट, चले, सब वेट कर रहे हैं आपका। छोटू, यस गर्लफ्रेंड, मेरे गिफ्ट्स एंड कार्ड्स भी? सिदीक्षा उन दोनों को देखकर, हाँ, तीनों वापस अपना मास्क पहनते हैं। रूहान उसका सूटकेस हाथों में लेता है जो हैवी था, एंड उसे पता क्यों, बिकॉज मैडम गिटार भी रख कर लाई थी। सिदीक्षा जाते हुए एक बार पीछे पलटकर उसी जगह को देखती जहाँ कोई नहीं था। फिर वो उन दोनों के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल जाती है। वहीं रुद्राक्ष सम्राट और स्वराज जी के साथ जाते हुए एक बार पलटकर उसी जगह को देखता है और अपने लॉकेट को एक बार टच करके वहाँ से चला जाता है। अब आगे रंधावा हाउस। रूहान, सिदीक्षा और छोटू घर आ जाते हैं। सिदीक्षा कार से बाहर निकलकर वहाँ चारों तरफ देखने लगती है और उसे पुराने पल याद आ जाते हैं। आखिर कितने साल बाद वो अपने घर आई थी। यहाँ की हर जगह, हर एक एहसास जो उससे जुड़ा हुआ था, वो उसे आज भी याद है। वो गार्डन को देखती जहाँ वो अक्सर फूलों को छू कर देखा करती थी और रूहान के साथ टेबल टेनिस खेला करती थी। वो टेबल टेनिस का सेटअप आज भी बिल्कुल वैसा था। रूहान अब वो नहीं खेला करता था। वो पार्किंग एरिया को देखती है जहाँ वो अपनी कार के ऊपर बैठकर फ़ोन चलाया करती थी। उसकी कार भी उसी जगह वैसे ही खड़ी थी जिस पर कवर चढ़ा हुआ था और दूसरी साइड में उसकी साइकिल, एक्टिवा एंड बाइक भी खड़ी हुई थी। वो अंदर आते हुए मेन गेट पर लगी झालर को देखती है जिसे वो हमेशा उचक उचक कर छूने की कोशिश करा करती थी और रूहान उसे उठाकर टच करवाता था। वो गेट पर खड़े होकर अंदर पूरे हॉल को देखती है जहाँ वो सोफे पर बैठकर डैड और ऐश्विक जीजू के साथ हर न्यू लेटेस्ट मूवी देखा करती थी और इस टाइम टीवी ऑन रहता था। पर पिछले 3 सालों से वो बहुत ही कम चलता था और मूवी तो बिल्कुल भी नहीं चलती थी। वो किचन को देखती है जहाँ वो आकर खुद अपने हाथों से कोल्ड या हॉट कॉफ़ी बनाकर पिया करती थी, क्योंकि कॉफ़ी उसे खुद बनाकर पीना पसंद था।
साथ ही जब भी कोई न्यू डिश बनाती तो हमेशा किचन की पूरी स्लैब मेसी मेसी करके रख देती थी और मम्मा से डांट भी खाती थी। वो ऊपर जाती सीढ़ियों को देखती है जहाँ पर बैठकर वो नायरा दी से सर में तेल डलवाती थी और बाद में उनके डालती थी। फिर वो ऊपर रेलिंग को देखती है जहाँ वो हेडफोन्स को लगाकर लॉबी में घूमते हुए म्यूजिक सुनती है और रेलिंग पर हाथ रख नीचे भी देखती है। ये सब देखते हुए सिदीक्षा की आंखें थोड़ा भर आती हैं और वो वहीं की वहीं आंसुओं को साफ कर लेती है। रूहान पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है तो सिदीक्षा हाँ में सर हिलाकर अंदर आने लगती है कि तभी एक पार्टी पॉपर ब्लास्ट होता है और वो एकदम डर जाती है और अपने ऊपर गिर रहे सारे स्पार्कल्स को हैरानी से देखती है। वहीं रूहान और छोटू मुस्कुराते हुए सिदीक्षा सामने देखती है जहाँ आश्विक और नायरा हाथ में पार्टी पोपर लिए मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। तभी उनके पीछे सिद्धांत जी भी आकर खड़े जाते हैं और आराधना जी आरती की थाल लेकर उसके पास आती हैं। सिदीक्षा उन सबको देख बस हल्का मुस्कुरा देती है और फिर वापस नॉर्मल हो जाती है। आराधना जी आकर उसको टीका लगाती हैं और फिर उसकी आरती उतारती हैं। फिर वो एक बर्फ़ी का पीस उसे खिला देती हैं। सिदीक्षा आरती लेकर उनके पैर छूने के लिए झुकती है तो आराधना जी उसे रोककर पागल, बेटियां पैर नहीं छूती हैं। सिदीक्षा कुछ नहीं बोली, बस उनके गले लग गई। आराधना जी उसके सर को सहलाने लगी। आखिर कितने टाइम बाद उन्होंने उसे देखा था। सिद्धांत जी तो बस सिदीक्षा को देख रहे थे। आखिर रूहान के बाद सबसे ज़्यादा प्यार वही उसे करते थे। आराधना जी कैसी है? सिदीक्षा उन्हें देखकर आप कैसी हैं? आराधना जी ठीक ही हूँ। तुझे तो कभी याद भी नहीं आती थी ना, है ना? 6 महीने सिर्फ एक फ़ोन कॉल, उसमें भी ज़्यादा बातें ना करना क्योंकि तू ज़्यादा नहीं बोलती। वहाँ जाकर तो वहीं की हो गई थी ना। सिदीक्षा कान पकड़कर आई एम सॉरी। आराधना जी नम आंखों से कोई बात नहीं, पर अब ऐसा किया ना तो बहुत पीटूंगी तुझे। सिदीक्षा हाँ कहकर सिद्धांत जी को देखकर उनके पास आती है और वो उसकी गाल पर हाथ रखते हुए उससे कहती है और कैसी है आप मिस साइलेंट? तभी छोटू पहले से भी ज़्यादा साइलेंट। ये सुन सब मुस्कुरा देते हैं। आश्विक क्या हम आपको याद है साले साहब? ये सुन सिदीक्षा क्या जीजू इतना बोलो जाकर उनको हक करती है। फिर वो नायरा को देखकर नायरा दी इतना बोलो नायरा को हक करती है। नायरा उसे देख कभी याद भी आती थी अपनी दी की? सिदीक्षा मैं आपको सबको भूली ही कब थी। आराधना जी अच्छा चल अब जाकर थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं तब तक खाने को देखती हूँ। सिदीक्षा हाँ कहकर ऊपर जाती है और रूहान उसका सूटकेस लेकर खुराना हाउस। स्वराज जी रुद्राज और सम्राट हाल में आते हैं जहाँ सादिया पहले से ही बैठी थी। वो अपने पापा को देखकर एकदम भाग के उनके गले लग जाती है। स्वराज जी मुस्कुरा के उसके सर पे हाथ फेरते हैं। सादिया उन्हें देखकर ओह फाइनली पापा आप आ गए, पता है कितना वेट किया मैंने। स्वराज जी आई नो माफ़ करना, बट अब तो आ गया हूँ ना, एंड कल तो तुम्हारा बर्थडे भी है तो आना तो था ही। सादिया ओके आप आराम करो फिर शाम को मिलते हैं। स्वराज जी हाँ। इतना बोल वो एक सर्वेंट के साथ ऊपर जाने को जो रुद्राज ने उनको रूम तक छोड़ने के आने को कहा। सादिया को इतना खुश देखकर रुद्राज उसके पास आकर उससे बोला अब तो खुश है ना मैडम आप? सादिया खुशी से बहुत 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 ज़्यादा आई एम सो हैप्पी। इतना बोलो उसके गले लग जाती है। रुद्राज मुस्कुराकर हर बार की तरह उसके हल्के से हक करता है। वहीं स्वराज जी ऊपर जाते हुए उन दोनों को एक नज़र देखकर अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। रुद्राज सादिया को भी उसके रूम में भेज देता है और सम्राट और वो चेंज करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। खुराना हाउस। रुद्राज अपने रूम में बैठा सॉन्ग्स लिख रहा था। तभी सादिया वहाँ आती है और रूम के गेट पर खड़े होकर उसे देखती है। सादिया नॉक कर मैं आई कम इन? रुद्राज सामने देख वाई नॉट, इसे पूछने की क्या बात है? सादिया अंदर आते हुए नहीं बस तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं इसलिए। रुद्राज तुम्हारे अलावा किसी को परमिशन है क्या मुझे डिस्टर्ब करने की? सादिया मुस्कुराकर नहीं, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। रुद्राज हाँ बोलो। सादिया रॉक स्टार मैं चाहती हूँ कि रूहान भी मेरे बर्थडे आए, एंड काफ़ी टाइम भी हो गया है उनसे मिले, तो बर्थडे के बहाने मिल भी लेंगे। रुद्राज या ऑफ कोर्स, मैं तो खुद उसे बताने वाला था ताकि तुम्हें भी अच्छा लगेगा इसलिए, एंड मैं उसे फ़ोन करके बोलता हूँ। सादिया मुस्कुराकर उठते हुए बोली थैंक्स, मैं फिर पापा के पास जाती हूँ। रुद्राज हाँ। फिर सादिया चली गई।
सिदीक्षा का रूम। सिदीक्षा अपने रूम में आती है और रूहान उसके पीछे उसका सूटकेस लेकर रूम में आकर सिदीक्षा हर जगह को देखने लगती है। उसका रूम आज भी वैसा लग रहा था जैसा वो छोड़ कर गई थी। उसका रूम उसके फेवरेट नेवी ब्लू कलर पेंट में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा था। वो चारों तरफ देखने लगती है और सब याद करने लगती है आखिर कितनी यादें जुड़ी थी इस कमरे की। वो रूम में लगी तस्वीरों को देखती है जिसमें उसकी फ़ोटोज़ थी, कुछ उसके बचपन की, कुछ स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, कुछ रूहान के साथ, कुछ मम्मा डैड और कुछ फैमिली जैसी काफ़ी फ़ोटोज़ थीं। एक फ़ोटो जिसमें वो गिटार लिए बैठी थी तो किसी में सिंगिंग कर रही थी जैसी काफ़ी फ़ोटोज़ थी। वो काउच को देखती है जहाँ वो बैठकर गिटार बजाया करती थी, फिर टेबल लैंप जहाँ बैठकर कभी बुक पढ़ती, कभी डायरी लिखती तो कभी गाने लिखा करती थी। यूं ही रूम को देखते हुए वो बेड पर बैठती है। रूहान उसका सूटकेस साइड में रखकर उसके पास बैठता है और उसके हाथ पर हाथ रखकर, बहुत मिस किया है सबने तुझे, लगता था जैसे तू कभी नहीं आएगी, बस एक उम्मीद लेकर बैठे थे तेरे आने की सब, लेकिन सिर्फ मुझे ही पता था कि तू कभी नहीं आएगी। ये सुन सिदीक्षा उसे देखकर, तो रूहान आगे बोला, मुझे तो पता था लेकिन सब लोगों से ज़्यादा तेरे आने की उम्मीद वो लेकर बैठा था और आज भी बैठा है। भले ही तू उसके पास नहीं थी और कोई और थी, लेकिन वो किसी और के साथ होते हुए भी तुझे नहीं भुला पाया और ना ही वो ऐसा कर पाएगा। तेरे जाने के बाद सिर्फ मैंने उसकी आंखों में वो दर्द, वो तड़प, वो इंतज़ार, वो बेचैनी देखी है। मैंने बहुत इंतज़ार किया है उसने तेरा, पर उसे क्या पता कि तू कभी आए या ना आए। बहुत प्यार करता है वो तुझसे। सिदीक्षा ऐसे ही नीचे नजरें कर बैठी थी, पर उसकी आखिरी बात सुन वो उसे देखती है और रूहान को उसकी आंखों में आंसू दिखते हैं। सिदीक्षा अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को छूकर, मैं जानती हूँ भाई, बहुत प्यार करता है वो मुझसे, और जैसा आपने बताया मुझे तो उसके दर्द को भी जानती हूँ। मैं भले ही मैंने उसे देखा नहीं कि मेरे जाने के बाद वो कैसा है, लेकिन उसकी हर तकलीफ, उसका दर्द सब मैं जानती हूँ और उसकी ये हालत नहीं चाहती। वहाँ पर जब भी सोचती थी कि वो मेरे बिना कैसे रहता होगा तो हमेशा तकलीफ सी हो उठती थी। फिर वो अपने आंसू पोंछकर उठकर, पर अब उसकी ये हालत, उसका दर्द, उसकी तकलीफ सबको मिटाने ही आई हूँ ताकि वो सब कुछ भूल जाए। रूहान, मतलब सिदीक्षा, पता चल जाएगा, लेकिन उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। रूहान, हाँ। तभी वहाँ छोटू आता है और उसके हाथ में एक बैग भी था। वो आकर बोला, मामू अब आप जाओ, अब मुझे गर्लफ्रेंड के साथ टाइम चाहिए। रूहान, जो हुकुम गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड। वही सिदीक्षा ये सुन मुस्कुरा दी और रूहान कमरे से बाहर चला गया और छोटू सिदीक्षा को उसके लिए बनाए कार्ड्स एंड गिफ्ट देने लगा। नीचे हॉल में रूहान जैसे ही नीचे आता है तभी उसका फ़ोन बजता है। वो देखता है स्क्रीन पर रुद्राज शो हो रहा था। ये देख रूहान ऊपर सिदीक्षा के रूम की ओर देखने लगता है और फिर कॉल पिक करता है। रूहान, हाँ रुद्राज बोल। फ़ोन पे रुद्राज, क्या कर रहा है? रूहान, कुछ नहीं, बता। रुद्राज, तुझे तो पता है कि कल साद्या का बर्थडे है। रूहान, ओह यस, मैं तो भूल ही गया था। तो क्या हुआ? रुद्राज, यार वो चाहती है कि तू आए। रूहान, पर मैं? रुद्राज, उसने मुझसे अलग से आकर कहा है, इसलिए, और इसी बहाने वो तुझसे मिल भी लेगी। रूहान को सोचकर, ठीक है, तो घर ही या? रुद्राज, नहीं, वो होटल। रूहान, कौन से? रुद्राज, लैक्सरिटी होटल। रूहान, ओके मैं आ जाऊंगा। इतना बोल वो फ़ोन रख देता है। ऊपर रूम में छोटू के जाने के बाद से दीक्षा अपना फ़ोन चला रही थी, तभी उसे किसी का कॉल आता है। स्क्रीन देख वो आंखें छोटी कर नंबर देखने लगती है जिस पर अभी शो कर रहा था। वो फ़ोन कान से लगाकर, बोलो। उधर से कुछ कहा जाता है जिसे सुन वो बोली, अच्छा कुछ ज़्यादा ही याद नहीं आ रही थी मेरी, हैं? उधर फिर कुछ बोला गया जिसे सुन वो बोली, शट अप, ये नाम बोलना बंद करो। उधर का सुन के, क्या मिलने, क्यों? उधर से फिर कुछ कहा गया तो वो बोली, अच्छा ठीक है, कब? आगे की बात सुन, कल। ओके फाइन, कहाँ पर? उधर की बात सुन, ओके ओके बाय। इतना बोल वो फ़ोन रख देती है। कपूर इंटरप्राइजेस, एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे एक ब्लैक मर्सिडीज कार आकर रुकती है।
तभी उस कार की विंडो का ग्लास नीचे होता है और उसमें से एक लड़के का फेस दिखता है जिसकी आंखों पर सनग्लासेस थे। वो बिल्डिंग को एक नज़र देख गेट खोलकर बाहर निकलता है और अपने सनग्लासेस उतारता है। उसने वाइट टी शर्ट, ऊपर नेवी ब्लू कोट एंड नीचे ब्लैक जीन्स पहनी थी। उसकी 6 फीट हाइट, ब्राउन हेयर, गोरा रंग, क्लीन से ब्लैक आइज, गहरी पलकें। वो करीब 27 साल का होगा। उसके अट्रैक्टिव फेस कट पर हल्की सीरियसनेस थी जो उसे और भी किलर बना रही थी। ये है कपूर इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर ऑफ अभिमन्यु कपूर हैं। इनका एक अलग अपना एटीट्यूड है। लोगों के नेचर के हिसाब से ये अपना नेचर रखते हैं। मतलब अच्छे लोगों के लिए एक सॉफ्ट हार्टेड, वरना औरों के लिए सिर्फ एक इनका एटीट्यूड ही है। एंड इनकी आइडियल मिस सी, जिसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। साथ ही ये इंडिया के सबसे फेमस फैशन डिज़ाइनर क्रिएटर हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़, सिंगर्स, रॉक स्टार्स का ऐसा कोई कंसर्ट, फंक्शन, पार्टीज़ नहीं होती जिसमें वो इनकी सजेस्टेड कॉस्ट्यूम ना पहने। यहाँ तक कि इंडिया के सबसे फेमस रॉक स्टार रुद्राज खुराना की भी कॉस्ट्यूम इन्हीं के यहाँ से सिलेक्ट होकर आती है। बस रुद्राज और इनका कनेक्शन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ वर्क तक। और जब भी ड्रेस कॉस्ट्यूम का टाइम आए तो वो बस उस तक पहुंच जाती है। एंड ये दोनों अब तक नहीं मिले हैं और इतना नहीं जानते एक दूसरे को, सिर्फ उनके नाम और पोजीशन से ही पहचानते हैं। वहीं अब मन्नू अपना सनग्लासेस पहनकर अंदर जाता है। आज उसके फेस पर अलग ही ग्लो था, वरना वो हमेशा नॉर्मल एंड कुछ ज़्यादा ही सीरियसनेस में रहता, क्योंकि अब उसे अपनी लाइफ के स्पेशल पर्सन से जो मिलना था। ऑफिस में काम कर रहे स्टाफ तो उसे ही देख रहे थे एंड स्पेशल गर्ल्स, अरे ये कॉमन है। जिस ऑफिस के बॉस स्मार्ट एंड गुड लुकिंग हो वहाँ लड़कियों में होता ही है। वहीं अब मन्नू किसी को बिना देखे सीधा अपना फ़ोन चलाते हुए अपने केबिन में चला जाता है। और ये बात तो किसी को हजम नहीं हुई, क्योंकि वो जब भी ऑफिस आता था तो हमेशा अपनी सीरियस नज़रों से सबको एक नज़र देख कर ही अपने केबिन में जाता था। खुराना हाउस। सम्राट हॉल में बैठा था, फ़ोन चला रहा था और बाकी सब उसके सामने वाले सोफे पर बैठे थे। तभी वहाँ डोरबेल की आवाज़ आती है। एक सर्वेंट जाकर डोर खोलती है। सब सामने देखते हैं तो सम्राट को छोड़कर, क्योंकि वो फ़ोन में बिजी था, वहीं उन सामने देखकर सब सम्राट को शरारत से मुस्कुराहट देखते हैं। तभी एक आवाज़ आती, हेलो सैम। ये सुन सम्राट नज़रें उठाकर हैरानी से देखता है जहाँ एक लड़की खड़ी थी। वो काफ़ी चबी थी, क्यूट सा फेस, छोटी छोटी 2 प्यारी आंखें, शॉर्ट हेयर, मुस्कुराता चेहरा। वो करीब 23-24 साल की होगी। वो आंखों में चमक के साथ सम्राट को देख रही थी। वहीं सम्राट उसे हैरानी से देख रहा था। नियति भाग कर आ करके सम्राट के गले लग जाती है। वहीं सम्राट मूर्ति की तरह खड़ा था। वहीं सब मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे। सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि वो आएगी, क्योंकि पिछली बार उसने उसे डांट दिया था। पर हमारी नियत ठहरी नियत, सम्राट का पीछा वो कहाँ छोड़ सकती थी। वहीं अगले पल सम्राट उसे हक कर लेता है। भले ही वो उससे कितना परेशान हो जाए, उसे डांट ले, पर उसे प्यार करता था। नियति उसे देखकर मुंह बनाकर, सेम तुम ना बहुत अजीब हो, इतना गुस्सा कि मुझे डांट कर बात भी नहीं की। मुझे ना बात ही नहीं करनी थी तुमसे। फिर मैंने सोचा कि सेम नाराज़ हो जाएगा और मैं भी हो जाऊंगी तो कैसे चलेगा, इसलिए मैं मिलना चाहती थी। और सडनली रुद्र ब्रो का फ़ोन आया, सादिया के बर्थडे, तो मैं आ गई और इसी बहाने तुमसे मिल ली। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और तुम हो कि एक कॉल भी नहीं कर सकते थे। तुम ना शायद अब मुझसे प्यार ही नहीं कर, ऐसे बोलो ना जाने क्या बोलने लगती है। और वो बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं सम्राट उसे देख रहा था जैसे वो पागल हो, क्योंकि वो बहुत बोलती थी। सम्राट उससे पकड़कर प्यार से, बस करो मेरी माँ बस। न्यू, तुम थकती नहीं इतना बोल के। एंड देखो ये गलत बात है, और भी तो लोग खड़े हैं साथ में। नियति सर पीट, ओ हाँ मैं तो भूल ही गई, इतना बोलो सबसे मिलती है। वहीं सम्राट अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। वहीं सब काफ़ी प्यार से नियति से मिलते हैं, क्योंकि साध्या की तरह वो भी सबको अच्छी लगती थी। नियति से मिलकर सब चले जाते हैं। वहीं नियति नॉर्मल होकर सम्राट को देख रही थी सबके सामने। तो उसने ऐसे ही बोला, लेकिन सम्राट ने उसे डांटा तो उसे पता था कि उसे कितना बुरा लगा।
ऊपर से उसने उससे उस दिन से बात भी नहीं की और अब वो काफ़ी सैड फील कर रही थी। वो उसे देखकर बोली, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया? इतना नाराज़ हो गई कि कॉल भी नहीं किया। क्या तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते? सम्राट काफ़ी देर से उसे बिना देखे सुन रहा था, लेकिन ये सुन सम्राट उसे देखता है और उठकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वही नियत ऊपर जाने लगती है तो सम्राट उसका हाथ पकड़ लेता है। नियत, रहने दो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी। सम्राट उसके पास आकर उसका चेहरा पकड़कर देखता है और फिर हल्का मुस्कुरा के, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलता तुम्हारा? नियति मासूमियत से, क्या तुम सच में बहुत नाराज़ हो? सम्राट झुककर, बताता हूँ। इतना बोल वो उसे गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाने लगता है। वही नियति बस उसे देख ही रही थी। सम्राट नियत को लेकर रूम में आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। वही नियति उसे ऐसे देख रही थी जैसे नर्सरी क्लास की बच्ची हो। नियति मासूमियत से, सैम, क्या तुम सच में? सम्राट उसे सीरियस तरह से देखकर, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पता है मेरे बारे में। नियति नीचे नजरें करके, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ और ये भी कि तुम हमेशा मुझसे नाराज़ हो जाते हो। और तब जब मैं कोई गलती, इतना बोल वो चुप हो गई, होठ काटने लगी। वहीं सम्राट उसे आंखें छोटे कर देख बोला, मैं नाराज़ हो जाता हूँ और कब होता हूँ? नियत, ओके फाइन, जब भी गलती करती हूँ तब। लेकिन इतना भी क्या गुस्सा होना, माना तुम रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन जरा पूछ तो सकते हो ना मेरे बारे में, देख तो सकते हो ना कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। इतना बोल उसकी बोलती बंद हो गई क्योंकि सम्राट ने कस के उसके बाजू को पकड़ रखा था। वो उसे बिना भाव के बोला, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मरने में तो जाओ ना, लेकिन मुझ पर ब्लेम थोप कर नहीं। इतना बोल वो उठकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। सम्राट कभी भी नियत के साथ ज़्यादा लविंग नहीं था और रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसकी बात अलग थी क्योंकि वो कभी ना ही इतना प्यार करता ना ही जताता, लेकिन वो नियति से प्यार करता था। बस उसका प्यार नियति के लिए उसकी परवाह में दिखता था, और परवाह ऐसी जो पता ही न चले, क्योंकि वो उसे हद से ज़्यादा प्यार करना ही नहीं चाहता था। उसके लिए सच्चे प्यार को नज़र बहुत जल्दी लगती है, और जैसे उसके भाई का प्यार दूर हो गया और आज वो उसका हाल देख सकता है, और वो नियत को इतना प्यार नहीं करना चाहता था। कुछ हो जाने पर वो उसके बिना रह ना पाए, उसका प्यार बस उसकी परवाह में था। वो कभी अपने प्यार को दिखाता ही नहीं था। वहीं उसे नियत पर गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा उसे प्यार करती थी। उसके इतना गुस्सा, इतना नाराज़ होने पर भी क्यों, और ये वो उसे समझा भी नहीं सकता था, ना ही कुछ बोल सकता। वो नहीं कह पाता कि किसी को भी इतना प्यार नहीं करना चाहिए, इसलिए वो और ज़्यादा स्ट्रेट हो जाता था। वही नियति आकर उसे पीछे से हक कर अपना सर उसकी पीठ पर रख कर, तुम ऐसे क्यों करते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्या तुम मुझे प्यार करते भी हो या नहीं, लेकिन फिर केयर क्यों? फिर वो उसके आगे आकर, आई डोंट नो, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाना, आई रियली। सम्राट उसे पकड़कर विदाउट एक्सप्रेशन, न्यू बस, तुम अभी ट्रेवल करके आई हो इसलिए सीधे चुपचाप रेस्ट करो, समझी? इतना बोल वो उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। वही नियति कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। सम्राट उसे ब्लैंकेट उठा देता है और नियति आंखें बंद कर लेती है। सम्राट उसे नज़र देख कर लाइट ऑफ कर रूम से बाहर चला जाता है। रंधावा हाउस। रूहान, छोटू और सिदीक्षा हॉल में बैठे थे। तभी सिदीक्षा फ़ोन चलाते हुए रूहान को और छोटू को देखती है। छोटू जो हेडफोन्स लगाकर म्यूज़िक सुन रहा था। तभी सिदीक्षा छोटू के पास आकर उसे हिलाती है। छोटू उसे इशारों में पूछता है तो सिदीक्षा कहती है, मिस्टर छोटू, कौन से गाने सुन रहे हो आप? छोटू, रुद्राक्ष के। ये सुन रूहान और सिदीक्षा उसे देखने लगे और रूहान फिर सिदीक्षा को जो मायूस लग रही थी, छोटू, गर्लफ्रेंड, आप तो उसे जानती होंगी, वो सबसे फेमस रॉक स्टार रुद्राक्ष खुराना। ही इज़ माई फेवरेट सिंगर। उसकी बातें सुन सिदीक्षा कुछ नहीं बोली और रूहान ये समझ रहा था। तभी छोटू सोफे पे खड़े होकर, इनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी सुनकर देखो। इतना बोल हेडफोन्स लेकर उसके कान में लगा देता है और गाने की आवाज़ सुनकर बेचैन सी हो जाती है। अगले पल वो हेडफोन्स निकालकर छोटू को वापस देती है तो वो बोला, क्या हुआ गर्लफ्रेंड, अच्छा नहीं? सिदीक्षा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है।
वो मैंने सब सुन रखे हैं इसलिए। बहुत अच्छा है। छोटू मुस्कुराकर हेडफोन साइड में रखकर उससे बातें करने लगता है। तभी सिदीक्षा कुछ सोचकर बोली, भाई वो मुझे जाना है। रूहान छोटू हैरानी से, क्या, कहाँ जाना है एंड क्यों? सिदीक्षा उन्हें घूरकर, भाई मिस्टर छोटू। वो दोनों शांत ही हो गए और उसे देखने लगे। सिदीक्षा नॉर्मली उन्हें देखकर, मुझे किसी से मिलने जाना है तो वो बता रही हूँ इसलिए। रूहान, ओ ओके ओके, मुझे भी किसी ने इनवाइट किया है तो मैं खुद भी जाने वाला हूँ। सिदीक्षा हाँ कहकर वापस फ़ोन चलाने लगी। वहीं रूहान उसे कुछ देर देखता रहा। वो उसे कह नहीं सकता था कि उस इनविटेशन में वहाँ रुद्राज भी होगा, नहीं तो उसके बारे में सोचकर वो कहीं हर्ट ना हो जाए, इसलिए उसने बताया ही नहीं। खुराना हाउस। रात के 9 बजे के वक्त सब होटल जाने के लिए रेडी थे, क्योंकि बर्थडे के सारे अरेंजमेंट वहीं होने थे। रुद्राज और सम्राट कुछ डिस्कशन कर रहे थे और सादिया सुराज जी से बातें कर रही थी। दिव्या बस सुस्त और शांत सी बैठी थी एंड जैसे कि कोई उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे। वहीं ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सब थोड़ी देर में होटल के लिए निकल जाते हैं, जिसमें एक कार में रुद्राज, साध्या, स्वराज जी, दूसरी कार में सम्राट, नियति, दिव्या और तीसरी कार में ड्राइवर साधना जी और देवकी जी थे। लैक्सरिटी होटल। करीब 1 घंटे बाद ये सब होटल पहुंचते हैं और अपना कुछ सामान लेकर अंदर चले जाते हैं। रुद्राज तो था ही, तो वहाँ होटल के सब स्टाफ उन सबका वेलकम अच्छे से करा रहे थे। इस बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था कि दिस सेलिब्रेट इज पर्सनल। साध्या, रुद्राक्ष, सम्राट, दिव्या और बाकी सब लोग अपने अपने रूमों में चले जाते हैं। वहीं इसी बीच साध्या रुद्राज से, रॉक स्टार इस बार तुम क्या करने वाले हो? रुद्राज मुस्कुराकर, सरप्राइज कैसा लगेगा, कैसा होगा आई डोंट नो, बट तुम्हारे फेस पर स्माइल लाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो नाइट होने का वेट करो, बाकी पता चल जाएगा। उसकी बात सुन साध्या मुस्कुरा देती है। वहीं दोनों ऐसे ही बातें कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरी ओर 11 बजे के करीब रूहान होटल के लिए निकलता है। वो पहले चला जाता है बट काम की वजह से लेट हो जाता है। साथ ही सिदीक्षा अपनी मीटिंग वाली जगह के लिए निकलती है, जहाँ पर उसे मिलने बुलाया गया था। एक होटल के सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें एक लड़की बाहर आती है जो सिदीक्षा ही थी। वो बाहर आकर किसी का वेट करते हुए फ़ोन चला रही थी कि तभी कोई पीछे से आकर उसे डरा देता है। सिदीक्षा एकदम पलट कर उसे देखती है, जहाँ एक लड़का मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सिदीक्षा उसे घूरकर, अभी तुम कभी नहीं सुधरोगे है ना? अब मन्नू मुस्कुराकर, बिल्कुल भी नहीं मिस सी। सिदीक्षा उसे उंगली दिखाकर, मुझे मिस सी बोलना बंद करो तुम, समझे? अब मन्नू एटीट्यूड से, ये मेरी आदत है मिस सी, जो कभी नहीं बदलेगी। फिर उसके पास आकर, आदत, इट्स माई हैबिट, अंडरस्टैंड? सिदीक्षा झूठी मुस्कान से, वेरी फनी। अब मन्नू, ये जोक था। सिदीक्षा, यस। अब मन्नू, आई डोंट लाइक जोक। सिदीक्षा उसके सामने आकर, एंड आई डोंट लाइक यू। अब मन्नू, ओ रियली? सिदीक्षा, ओ या। अब मन्नू, सीरियसली? सिदीक्षा, एग्जैक्टली। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तभी उन दोनों की नज़र आसपास के लोगों पर जाती है जो उन्हें ही देख रहे थे। तब दोनों को एहसास होता है कि वो क्या कर रहे हैं। सिदीक्षा उसे देखकर, क्यों बुलाया मुझे? अब मन्नू उसे देख, मिलने के लिए। तुम तो वहाँ से आई नहीं, और जब आई हो तो मिलो भी ना। सिदीक्षा, हाँ। अब मन्नू, एंड साथ ही मेरे कुछ प्रोजेक्ट जो मेरे बस के नहीं हैं, उनमें भी तुम्हारी हेल्प चाहिए। अभी मत कहना कि क्या पागल और सरफिरा लड़का आते ही काम पर। सिदीक्षा बीच में, तुम सरफिरे हो। अब मन्नू, ओके, तो मैं कह रहा था कि काम होता रहेगा, बट पहले इतने टाइम बाद मिले हैं तो थोड़ा कन्वर्सेशन कर लेते हैं। इस टाइम बुलाने के लिए सॉरी, बट तुम वर्क हमेशा रात में करती हो और पहले भी बुला सकता था, लेकिन तुम मेरे साथ ज़्यादा टिकोगी नहीं, इसलिए इस टाइम बुलाया। जब तक बात करेंगे तब तक काम का भी टाइम हो जाएगा। उसकी बातें सुन सिदीक्षा आईब्रो चढ़ाकर उसे देखती है। तो अब मैंने कन्फ्यूज़न में, ऐसे क्या देख रही हो, कुछ गलत बात बोली है? सिदीक्षा, नहीं, कुछ अक्ल की बात बोली है। अब मैंने फेक स्माइल, थैंक यू सो मच। सिदीक्षा भी वैसे ही, मोस्ट वेलकम। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और जिस होटल में वो गए
उस पर बड़े बड़े शब्दों में लग्जरिटी होटल लिखा हुआ था। वो दोनों अंदर जाते हैं। सिदीक्षा चारों तरफ देख रही थी, जैसे उसे कुछ फील हो रहा था। अब मन्नू उसे ऐसे देख कर कहता है, क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रही हो, आर यू ओके? सिदीक्षा, हाँ। इतना बोलो एक नज़र चारों ओर देख अब मन्नू के साथ जाने लगती है। अब मन्नू उसे एक एरिया में ले जाता है जो उसने बुक करवाया था। वो जगह काफ़ी खूबसूरत थी, साथ ही वहाँ हल्का हल्का म्यूज़िक की टून भी बज रही थी, जो अभिमन्यु ने स्पेशली करवाई थी क्योंकि सिदीक्षा को म्यूज़िक सुनना पसंद था। अभिमन्यु, अभिमन्यु, हाउ इज़ इट? सिदीक्षा चेयर पर बैठते हुए, अच्छा है, लेकिन है ऐसा जैसे हम डेट पर आए हों। क्या ये डेट है? अभिमन्यु शरारत से, है नहीं, लेकिन हो सकती है तुम अगर चाहो तो। सिदीक्षा बिना किसी भाव के, जस्ट शट अप। अभिमन्यु मुस्कुराकर, ओके फाइन। फिर वो अपनी पॉकेट पे कुछ देखने लगता है, फिर आंखें मीच कर सर पकड़कर, ओ शिट। सिदीक्षा उसे देख, क्या हुआ? अभिमन्यु, यार मेरा फ़ोन लगता है नीचे रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर ही रह गया। सिदीक्षा आईब्रो सिकोड़कर, तुम्हें कुछ याद रहता भी है या नहीं? पता नहीं मैं तुम्हें कैसे याद रही होगी। अभिमन्यु हल्की मुस्कान से उसे देखकर, कैसे भूल सकता हूँ मैं उसे। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार उसे देखा था। वो ब्लैक साड़ी वाली अनजानी सी लड़की कब दिल पर वार करके चली गई पता ही नहीं चला, और उसका दिया घाव आज भी दिल पर है। ये सुन सिदीक्षा उसे देखती है, जो अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वहीं अभिमन्यु उन पलों को याद करते हुए बोलने लगा। फ्लैशबैक 2 साल पहले यूएस से एक बड़े से रेस्टोरेंट पार्टी हॉल में काफ़ी सारे लोग थे। वहीं एक टेबल पर एक ग्रुप में कुछ लड़के और लड़कियां बैठे थे। वो ग्रुप थोड़ा आवारा टाइप का लग रहा था, और वहीं उन लोगों से एक लड़का नॉर्मल फेस में शांति से स्पून से खा रहा था, जो अभिमन्यु था और इस ग्रुप का चहेता था। पर उसे इससे फर्क नहीं था। उस ग्रुप में ट्रुथ और डेयर का गेम चल रहा था, बट ये अलग टाइप का था। इस गेम में जितने लोग थे उतनी स्लिप थी, जो सारी खाली थी। बस एक स्लिप में लीडर लिखा था, साथ में एक कांच का भी जार था जिसके अंदर काफ़ी सारी स्लिप थी, जिनमें कुछ स्लिप में ट्रुथ और कुछ में स्लिप में डेयर लिखा हुआ था। इस गेम के रूल 1, इसमें पहले लीडर डिसाइड होना था, जिसके लिए पहले उन खाली स्लिप और लीडर वाली स्लिप को हाथों में भरकर फेंकना होगा, और फिर खेलने वालों को एक एक स्लिप उठानी होगी। जिसके पास खाली स्लिप आई वो गेमर्स होंगे, और जिसके पास लीडर वाली आई वो लीडर होगा। रूल 2, पहले उस बोतल को घुमाया जाएगा और उसका कैप साइड जिसकी भी ओर आएगा वो गेम खेलेगा। रूल 3, जिसकी ओर कैप साइड आई उसके सामने वही स्लिप वाला जार अच्छे से हिलाकर रखा जाएगा, और उस गेमर को उसमें से एक स्लिप निकालनी होगी और उसे पढ़कर सबके बीच में रखना होगा। रूल 4, अगर स्लिप में ट्रुथ आया तो लीडर कुछ भी सवाल कर सकता है, जिसका जवाब सच सच देना होगा, और डेयर आया तो लीडर कुछ भी करने को बोल सकता है, जो करना ही होगा। रूल के मुताबिक गेम स्टार्ट करने पर लीडर वाली स्लिप राहुल नाम के लड़के के पास आती है। फिर उनमें से एक लड़का बोतल को घुमाता है, जो राउंड राउंड होते हुए रुक जाती है। उस बोतल को देख वो सब ओहो अब मन्नू बोलते हैं, क्योंकि बोलते ही कैप साइड अब मन्नू की ओर थी। वहीं अब मन्नू शांति से स्पून से खाते हुए उस बोतल को देख रहा था। तभी उनमें से एक स्लिप वाले जार को अच्छे से हिलाकर अब मन्नू के सामने रखता है। अब मन्नू की बिना किसी भाव के उसमें से एक स्लिप निकालता है और उसे खोलकर देखता है। स्लिप पढ़कर वो उसे टेबल के बीच में रख देता है, और फिर स्पून एंड प्लेट को साइड में रखकर राहुल को देखता है। वहीं सभी लोग स्लिप को पढ़कर एक्साइटमेंट में कहते हैं डेयर। तभी उनमें से एक लड़की जो उसके बगल में बैठी थी, वो उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, अब मन्नू इट्स अ डेयर। अब मन्नू का उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं था, बल्कि वो अपने हाथ को देख रहा था जहाँ उस लड़की ने हाथ रखा था। अगले पल वो लड़की अपनी गलती का एहसास होते ही अपना हाथ पीछे कर लेती है, क्योंकि अभिमन्यु लड़कियों से दूर रहता था। अभिमन्यु राहुल को देखकर, टेल मी व्हाट टू डू,
उसकी बात सुन राहुल सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र एक जगह जाती है और उस ओर देख उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वहाँ एक लड़की थी जो शायद अपने दोस्त से बात कर रही थी। राहुल सभी को देखकर, लिसन, वो जो लड़की है ना, जाकर उसे पीछे से पकड़ के डराना है। ये सुन सब हैरानी से कभी राहुल और कभी अभिमन्यु को देखते हैं, पर कोई कुछ बोलता नहीं। वहीं अभिमन्यु उस ओर देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के वहाँ चला जाता है और सब उधर ही देखने लगते हैं कि क्या होगा। वहीं अभिमन्यु उस लड़की के पीछे जाकर उसके दोनों कंधों को पकड़कर हिला देता है। वहीं वो लड़की एकदम हैरानी से पीछे पलटी और इसी बीच उसका फ़ोन भी नीचे गिर गया था। वहीं उस लड़की के चेहरे को देख अभिमन्यु उसी में खो सा गया, क्योंकि वो लड़की सिदीक्षा थी और इस वक्त उसने ब्लैक साड़ी ही पहनी थी जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वहीं अभिमन्यु अपनी खोई हुई आंखों से उसे देख रहा था। वहीं सिदीक्षा उसे घूर रही थी और उसके पास खड़ी उसकी दोस्त निशी कभी सिदीक्षा को तो कभी अभिमन्यु को ही देख रही थी। सिदीक्षा उसे घूरते हुए, ये क्या हरकत है? अभिमन्यु होश में आकर, हरकत नहीं मिस, दिस इज़ माई डियर। सिदीक्षा, वो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन हो? अभिमन्यु, माई सेल्फ अभिमन्यु कपूर, और मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है मैं उसे पाकर ही रहता हूँ। सिदीक्षा इधर उधर देखकर सर फिरा कहीं का। अभिमन्यु ये सुनकर मुस्कुराकर, वाह थैंक्स टू दिस नेम। उसकी बातें सुन सिदीक्षा उसे इग्नोर कर फ़ोन उठाने के लिए झुकती है कि सेम वैसे ही उसके सारे बाल साइड हो जाते हैं। अभिमन्यु उसकी गर्दन पर उस टैटू को देखता है कि तभी सिदीक्षा उठ के फ़ोन लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अभिमन्यु पीछे से, अरे मिस, इतनी बात करी तो नाम तो बताते जाइए। ये सुन सिदीक्षा पलटकर उसे अजीब तरह देखकर उसे एक नज़र घूर कर चली गई। वहीं अभिमन्यु निशी से जो शॉक्ड थी उससे बोला, आप ही बता दीजिए। निशी होश में आकर, जी उसका नाम सी। वो इतना ही बोली थी कि तभी बीच में उसके कान में सिदीक्षा की आवाज़ आई, जल्दी आएगी क्या या वहीं रहना है? अपनी बात अधूरी छोड़ निशी एक्सक्यूज़ मी कहकर चली गई। वहीं अभिमन्यु मन में मुस्कुराकर, सी, व्हाट अ नेम, नॉट बैड मिस सी, आई लाइक इट। फ्लैशबैक एंड। उस दिन तुम्हें देखने के बाद मैं सच में सरफिरा हो गया। सिदीक्षा बीच में, और मुझे जानने के बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो, राइट? अभिमन्यु हल्की मुस्कान से, हाँ। सिदीक्षा, और आज तक तुमने मुझे कभी ये बताया ही नहीं। अभिमन्यु, क्योंकि तुमने मुझे ये सिखाया कि जिसमें हमारे प्यार की खुशी होती है वही हमारे लिए मैटर रखती है, और मुझे पता चला कि तुम किसी और से प्यार करती हो, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स को वहीं रोक दिया और ये इजहार कभी करूँगा भी नहीं। शायद इस तरह का साथ फिर ना हो पाए। सिदीक्षा, तुम्हारे ना बताने के बाद भी जैसे अभी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बताने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी, एक दोस्त बनकर जैसे अभी हूँ। अभिमन्यु, मैंने ये भी जाना कि इतने वक्त मेरे तुम्हारे साथ होने पर भी तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाई, तो तुम उससे कितना प्यार करती होगी? सिदीक्षा खामोशी से, जैसे उसके साथ किसी और के होते हुए भी वो मुझे नहीं भुला पाया, तो मैं उसे कभी नहीं भुला सकती। ये सुन अभिमन्यु कन्फ्यूजन में उसे देखा, फिर बात चेंज करके बोला, वैसे तुमने कभी बताया नहीं उस टैटू के बारे में, एंड वो कौन है जिसे तुम इतना प्यार करती हो? सिदीक्षा आंखें छोटी कर, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अभिमन्यु, मैं भी नहीं बताने वाला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिदीक्षा मुस्कुरा के, बता दिया। अभिमन्यु आंखें छोटी कर, वैसा नहीं जैसा एक दोस्त के लिए होता है वैसा। सिदीक्षा, ओके ओके, अब ऐसे ही बातें करनी है या कुछ खिलाओगे भी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं टिकने वाली। अभिमन्यु, सॉरी, मैं भूल ही गया, तुम रुको मैं भी आया। सिदीक्षा इधर उधर देखकर भुलक कर सर फिरा कहीं का। अभिमन्यु मुस्कुराकर जाते हुए, थैंक टू दिस नेम। इतना बोल वो चला गया। वहीं सिदीक्षा अपनी सोचों में गुम हो गई। आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ होंगी और भी रोमांचक, दिल छू लेने वाली और यादगार। आपका एक छोटा सा कमेंट और प्यार हमें
अगला एपिसोड लाने की हिम्मत देता है। थैंक यू।